Okay, good morning बच्चों. Welcome to Learners Academy. And today we are going to solve what exercise number 1.5 का second part. Okay, part number 2 of exercise 1.5. कल हमने 3 क्वेश्चंस किए थे. टॉपिक इंट्रोडक्शन भी किया था. टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट या कॉम्प्लीमेंट सेट. मतलब क्या है उसका? उसका मतलब क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, पूरा करने वाला, पूरक. जो सेट को एक दूसरा ऐसा सेट जो इस सेट के साथ मिलके पूरा यूनिवर्सल सेट कंप्लीट करे, उसको कहते हैं पूरक. ठीक है. जैसे अभी ये ए सेट अधूरा है, तो एक ऐसा कौन सा सेट होगा जिसको अपन ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे. ए डैश से भी डिनोट कराते हैं. कौन सा ऐसा सेट होगा जिसको, हाँ, ताकि ये सेट और ये सेट मिलके इस यूनिवर्सल सेट को क्या करते हैं, पूरा करते हैं. तो ये सेट इसका पूरक है और ये सेट इसका पूरक है, क्योंकि ये दोनों मिलके यूनिवर्सल सेट बनाते हैं. राइट. ये सीखा था कल हमने. ओके. निकालने का तरीका, किसी भी सेट को कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल से उसी को ही माइनस कर दो. राइट. ओके. माइनस करना आता ही है आपको, पिछले एक्सरसाइज में सीखा ही हमने. तो 3 क्वेश्चन हमने कल बेसिक क्वेश्चन किए थे. अब आगे आज पढ़ते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको. ठीक है. यूनिवर्सल सेट गिवन है और साथ में 2 सेट्स और गिवन है. ए ये है, बी ये है. आपको प्रूव करके, अपन ने डी मॉर्गन लॉ किया था, याद है, सीखा था. तो उसमें अपन ने सीखा था कि ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. तो वहां पे तो केवल अपन ने सीखा था. अब आपको इसको प्रूव करके दिखाना है. हालांकि अपन ने तो उस टाइम ही प्रूव कर दिया था, एक एग्जाम्पल लेके, आपको याद होता. तो एग्जाम्पल हमने वैसे ही ले लिया था कि चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है. बट अब आपको एक्चुअली एक्सरसाइज में इसको इस इन वैल्यूज की मदद से प्रूव करना है. भाई यूनिवर्सल सेट ये लेना है, ए ये लेना है, बी ये लेना है. इसकी मदद से डी मॉर्गन्स लॉ, दोनों पार्ट, 2 पार्ट थे डी मॉर्गन्स लॉ के, दोनों को प्रूव करना है. ठीक है. कैसे करेंगे? बड़ा आसान है. सबसे पहले हम ले लेते हैं एलएचएस वाला पार्ट. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एलएचएस वाला पार्ट क्या है बोलो? ए यूनियन बी का होल डैश. ए यूनियन बी का होल डैश. ठीक है. तो ए यूनियन बी का होल डैश करना है, यानी कि पहले ए करना है, फिर बी करना है, फिर यूनियन करना है, फिर उसका क्या करना है, होल डैश करना है. कर देते हैं. तो ए क्या है मेरा? 2 4 6 8. 2 4 6 8. इसका यूनियन करना है बी के साथ. बी क्या है मेरा? 2 3 5 7. और फिर इसका जो आंसर आएगा, इस पूरे का क्या करना है, होल डैश करना. तो मुझे बताओ इन दोनों का यूनियन क्या होगा? हाँ. 2 3 4 5 6 7 8. यस, वेरी गुड. ये यूनियन आ गया. इसका क्या करना है बेटा? होल डैश. होल डैश करने का मतलब क्या होता है? यू में से इस सेट को माइनस करना. 2 3 4 5 6 7 8 को माइनस करना. अब यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या बचता है. यूनिवर्सल सेट में 2 3 4 5 6 7 8 को माइनस कर दो. 2 3 4 5 6 7 8 को माइनस कर दो. बचा क्या? 1 और 9. केवल और केवल क्या बचता है? 1 और 9. तो इसका एलएचएस का आंसर फाइनली क्या आ जाता है? ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 एंड 9. ठीक है ना. अब करते हैं आरएचएस की बात. तो आरएचएस क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो इसमें पहले तसल्ली से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर तसल्ली से बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर इन दोनों में कॉमन पार्ट देखना है. इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन एरिया या कॉमन पार्ट, जो भी कहते हैं. ठीक है, ये करना है. तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कहोगे आप? यू माइनस ए, यही कहोगे. ठीक है. और इंटरसेक्शन करना है इसका किसके साथ? बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट को आप क्या कहोगे? यू माइनस बी. बोलो, यही कहोगे. चलो यू माइनस ए करते हैं, यानी कि यू माइनस सेट ए क्या है? सेट ए क्या है मेरा? 2 4 6 8. ठीक है. और फिर ये जो भी सेट बनेगा, फिर ये जो भी सेट बनेगा, ब्रैकेट लगा दो, इसका इंटरसेक्शन करना है अगले सेट से. यू माइनस बी. बी क्या है? बी 2 3 5 7. ठीक है जी. अब आ जाओ.
तो इसमें से यू में से 2 4 6 8 उड़ाओ जरा, 2 4 6 8 उड़ाते हैं तो क्या बचता है चेक करो। ये गया 2 4 6 8, यूनिवर्सल सेट में से ये हटाया, क्या बचा 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9 इंटरसेक्शन। और फिर इस यूनिवर्सल में से 2 3 5 7 हटा के देखते हैं तो क्या बचता है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 ये हटा दिया, तो अब क्या बचा 1 4 6 8 9, राइट, 1 4 6 8 और 9। और इन दोनों का करना है अपने को इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन पार्ट। तो चेक करो इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है इन दोनों सेट में। 1 कॉमन है, ठीक है, आगे और 9 और बस चेक कर लो LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है ना। मैं क्या लिख दूंगा हेयर, हेयर LHS इक्वल टू RHS, दैट इज LHS क्या था आपका A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और आप ये बता भी सकते हो कि इन दोनों का आंसर क्या आया, 1,9 आया है, ये आप चाहो तो बता भी सकते हो। प्रूव्ड, प्रूव्ड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इन द सेम वे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, करूं उसको डिलीट करूं, इसका मतलब सेकंड पार्ट कर दूं डिलीट। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट का LHS ले लो। सेकंड पार्ट में LHS है बेटा A इंटरसेक्शन B का होल डैश, राइट। तो पहले A सेट है हमारे पास, वो है 2 4 6 8, इंटरसेक्शन करना है B सेट के साथ, वो है 2 3 5 7, और फिर इसका जो आंसर आ जाए उसका करना है आपको होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये काम करना है आपको। अब 2 4 6 8 और 2 3 5 7 से पहले तो कॉमन निकालो, इंटरसेक्शन कह रहा है ना वो, निकालो कॉमन। इन 2 बस 2 ही है, ठीक है, तो 2 ही आएगा और इस सेट का क्या करना है आपको होल कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका मतलब है U में से इस सेट को माइनस करना है जिसमें केवल 2, 2 को भी तो हटाना है, 2 को हटा के फिर आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर बोलो, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्सेप्ट 2, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। हो गया LHS सॉल्व। चलते हैं RHS, RHS की बारी। RHS क्या है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ B कॉम्प्लीमेंट, ये करना है। A कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस A कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस A, इसका यूनियन करना है इसके साथ B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस B। ओके, ठीक है, तो U में से A को घटाओ, तो U में से A क्या है, सेट A लिख देता हूं एक बार में, 2 4 6 8। चाहो तो आप U वाला सेट भी लिख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास स्पेस की कमी है, U जो सेट है पूरा यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, उससे और ज्यादा प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होगा हमारा। ठीक है, और ये जो भी सेट आएगा, ये जो भी सेट आएगा इसका यूनियन करना है आपको। अगला सेट है U माइनस बी, U माइनस बी लिख देता हूं मैं, B है 2 3 5 फाइन। चलो यूनियन में से 2 4 6 8 हटाया, 2 4 6 8, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हटाया था तो क्या मिला था मुझे, 1 3 5 7 9, इवन हटा दिया तो ऑड मिल गया ना, यूनियन। अब 2 3 5 7 हटाना है, क्या हटाना है, 2 3 5 7 हटाना है, बचेगा क्या 1 4 6 8 9, ये बचेंगे। और इनका करना है बेटा क्या, यूनियन। अब की बार इनका इंटरसेक्शन नहीं करना है, क्या करना है, यूनियन का मतलब इसके भी एलिमेंट्स इसके भी एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स, सबके सारे एलिमेंट्स लेने, ले लो 1 3 4 फिर 5 सीक्वेंस में चलें तो 6, आगे 7
ए, चेक करो वापस, आपके एलएचएस एंड आरएचएस हो गए सेम, हो गए। LHS equal to RHS, here LHS equal to that is LHS था हमारा A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल टू आ चुका है A डैश यूनियन B का रूट। ठीक है, समझ आया। तो ये डी मॉर्गन लॉ प्रूव कर दिया हमने दो बार, एक बार भी नहीं, एक बार तो जब टॉपिक इंट्रोडक्शन था कल तब प्रूव कर दिया था, एक बार अभी एक्सरसाइज के टाइम प्रूव कर दिया। तो अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ऐसा वाकई में होता है कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश होता है। इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। चलते हैं आगे। अब हमको चार तरह के ग्राफ बनाने बेटा। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी का होल डैश, दूसरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तीसरा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और चौथा ए डैश यूनियन बी डैश। अभी अभी हमने सीखा है कि ये तो इसके बराबर ही होता है और ये इसके बराबर ही होता है। तो अगर अपन इन दोनों में से कोई भी एक डायग्राम बना दें तो दूसरे का भी वही है, और इन दोनों में से भी कोई एक डायग्राम बनाने में सफल हुए तो दोनों का वही है। कहने का मतलब ये है कि आपको हो सकता है ये डायग्राम बनाने में मुश्किल और ये आसान लगे, आपको हो सकता है ये डायग्राम बनाने में मुश्किल और ये आसान लगे। तो जो आपको आसान लगे वो आप बना दो, और आप डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके आप कह सकते हो कि दूसरे का भी ये डायग्राम है। ये तो है, ये तो एक तरीके से मजबूरी वाला तरीका, मजबूरी वाला तरीका यही है भाई साहब वो बन ही नहीं पा रहा है मुझसे तो मैं ये बना देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली इधर भी ऐसा कैसा कर सकते हैं, ये बन रहा है तो ये बना दो, वो बन रहा है तो वो बना दो, डी मॉर्गन्स लॉ से लिखो। लेकिन एक बार के लिए अपने आप को एक मौका देंगे, चारों को अलग अलग बनाने की कोशिश करेंगे। उल्टा डायग्राम बना के मैं ये वेरीफाई करूंगा कि देखो ये इसके बराबर आ रहा है, सेम डायग्राम आ रहा है और ये इसके बराबर आ रहा है। कोशिश करेंगे, नहीं बनता है तो फिर तो है। ठीक है, क्यों नहीं आएंगे, वेन डायग्राम बनाने के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वेन डायग्राम बनाने के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वेन डायग्राम पर भी क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम पर डिपेंड बेस्ड क्वेश्चन, जैसे 1.6 में तो वेन डायग्राम नहीं सारा। ठीक है, मिसलेनियस में भरे पड़े वेन डायग्राम क्वेश्चन, एंट्रेंस देना है आपको अगले साल, वेन डायग्राम मतलब भरमार है। ठीक है ना, ओके। बचो मत, ऐसे भागो मत किसी क्वेश्चन से, भाई ये क्या आ गया यार, ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आते ना, इसको अवॉइड कर दो सर, इस टाइप की बातें लानी नहीं है माइंड में। बचना भागना किसी से भी नहीं है, जो खड़ा है सामना करना है। ठीक है ना, ओके। तो ए यूनियन बी का होल डैश ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, लेट अस से वेन डायग्राम ऐसे बनाते हो आप, ठीक है। लेट अस से ये तो है ए, ये है बी, समझ लो पहले एक बार अच्छे से समझ, बना लेना बाद में, एक बार अच्छे से समझ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ये अच्छे अच्छे को समझ नहीं आता, फिर बच्चे रट जाते हैं कि अच्छा इसका डायग्राम भी है इसका डायग्राम भी। कोशिश करो आप रटो मत। ए, ये है बी। कभी भी ए और बी सेट बनाने हो ना यूनिवर्सल सेट में, अनटिल एंड अनलेस वो आपको कहे ना कि वो डिसजॉइंट है, आप डिसजॉइंट नहीं बनाएंगे, आप हमेशा इंटरसेक्शन वाला ही बनाएंगे। कोई कहे सर ऐसे भी तो नहीं कह रहा है ना कि इंटरसेक्शन करना है, तो आपने बाय डिफॉल्ट क्यों माना भी इंटरसेक्शन करना है, क्योंकि ये जनरल केस है, डिसजॉइंट होना स्पेशलाइज्ड केस है, तो अपन जबरदस्ती स्पेशलाइज्ड केस नहीं लेंगे ना, अपन जनरल केस लेंगे ना। ठीक है, ओके। तो ए यूनियन बी ले लिया अपन ने, ओके। अब क्या करना है, पहले तो ए यूनियन बी को तो मार्क करो, ए यूनियन बी इस पूरे, अभी तो सब खाली खाली दिख रहा है ना, जो सब क्या दिख रहा है, खाली खाली। तो ए यूनियन बी को मार्क कैसे करूंगा, वैसा करना नहीं है आपको, ए यूनियन बी को मार्क नहीं करना आपको, तो क्या करना है ए यूनियन बी का होल डैश को मार्क करना है। बट अभी समझाने के तौर पे एक बार मैं ए यूनियन बी को मार्क कर दूं, तो लेटस से मैंने ये ए यूनियन बी को मार्क कर दिया। ये पूरा ए यूनियन बी है क्या बेटा, इसमें इंक्लूडिंग इंटरसेक्शन वाला एरिया भी है, इसमें इंक्लूडिंग क्या है, इंटरसेक्शन वाला एरिया भी।
अब इसका करना है डैश। डैश का मतलब क्या होता है, इसको छोड़ के बचा हुआ एरिया। तो उसको छोड़ के बचा हुआ एरिया, आपको खाली खाली एरिया दिख रहा है क्या? वही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, अगर आपको कहता है ए यूनियन बी को मार्क करके बताओ, तो ये जो लाइनिंग वाला एरिया है, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि हेयर हेयर ए यूनियन बी को मैंने मार्क किया है शेडेड एरिया से, जिसमें ऐसी लाइनिंग। ए यूनियन बी को मैंने कैसे मार्क किया है? शेडेड एरिया से। लेकिन हमारा आंसर क्वेश्चन ये थोड़ी ना, हमारा क्वेश्चन क्या है? ए यूनियन बी का होल डैश। तो जो ए यूनियन बी का होल डैश है, उसको किसी और चीज से मार्क करते हैं और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो लेटर से उसको डॉट 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 करके मार्क कर देते हैं, ठीक है ना? खाली से मार्क मत करना, खाली से कभी भी जो फाइनल डिजायर्ड एरिया है ना, वो नहीं आता। डिजायर्ड एरिया हमेशा शेडेड पोर्शन से आता है, ठीक है ना? तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर जो खाली है वो मान लेते हैं यूनियन बी। खाली तो बहुत सारा है, फिर तो पूरी शीट ही खाली होती है ना। आपको डिजायर्ड एरिया को हमेशा कुछ ना कुछ तो मार्क करना पड़ेगा। तो लेटर से मैं इसको डॉट 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 कर दूं। ठीक है बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी का होल डैश जो मेरा डिजायर्ड एरिया है, वो किससे मार्क किया है मैंने? डॉट 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 से। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन करना है। देखो पहला और तीसरा आसान लगेगा, दिक्कत पता है किसमें आएगी? दूसरे और चौथे में। तो अगेन वही बात, अगर दूसरा नहीं बन पाता है तो है तो इसके बराबर ही, माइंड में तो होना चाहिए बराबर इसके ही बनेगा। लेकिन एक बार इसको भूल जाओ कि ये डायग्राम मैंने देखा ही नहीं है और क्वेश्चन ही केवल ये आया है, तो कैसे मैं ये एरिया बना पाऊंगा? ठीक है, ठीक है चलो। ए डैश और ए डैश का और बी डैश का इंटरसेक्शन चाहिए। तो पहले तसल्ली से ए डैश मार्क करूंगा मैं डायग्राम में, फिर तसल्ली से बी डैश मार्क करूंगा डायग्राम, फिर उनमें कौन सा एरिया कॉमन है वो सोचूंगा। तो इसमें कौन सा एरिया कॉमन है वो सोचना पड़ेगा, राइट? तो चलो भाई आ जाओ। थोड़ा छोटा बनाते हैं इसका, दो वेन डायग्राम से इसको डिनोट करते हैं। मुझे एक चीज बताओ दे रहे, यूनिवर्सल सेट ए, सबसे पहली चीज उसने क्या कही? ए कॉम्प्लीमेंट। आप सब कुछ भूल जाओ, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट मार्क कर सकते हो। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? ए और बी के अलावा क्यों? आई एम टॉकिंग अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट, बी को भूल जाओ, बी है ही नहीं वहां पे। आई एम टॉकिंग अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस वेन डायग्राम में ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मार्क होगा? आप तो ऐसे कहो ना ए के अलावा सब। अब बी को बीच में क्यों ला रहे हो? बी जैसे सी जैसे तो अभी हजारों करोड़ों उसमें सेट्स हो रहे हैं, मैं बनाया नहीं है, वो एक अलग बात है। इनफाइनाइट सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट है ना। बी तो है ही नहीं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट? ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए के अलावा सब। माइंड सेट वैसा तैयार करो, माइंड सेट बी से लेके आओगे तो फिर कंफ्यूजन तो बढ़ता जाएगा। माइंड सेट करो कि ए कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स ए तू रहने दे, बाकी सब ओके। तो अब आपकी नजर केवल ए पे होनी चाहिए, और ए के अलावा बाकी जो सब कुछ है वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है। ए के अलावा, याद रहे ए के अलावा। बताओ समझ आ रहा है? और ए के अलावा बाकी सब कुछ मैंने सपोज करो ऐसी लाइन से मार्क कर दिया, राइट? मैं लिख देता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो है लाइक दिस। ठीक है, ठीक है क्या? अब बी कॉम्प्लीमेंट, अब किसकी बात हो रही है? तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए जो दूसरा सेट है उसको भूल जाओ। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? बी के अलावा सब कुछ, समझ रहे हो? अब बी के अलावा सब कुछ को किसी और शेडेड एरिया से अगर मैं मार्क करूं, सपोज करो ऐसी इस टाइप की, जैसे इस साइड की धारियां थी, अब इस साइड की धारियां बनाना शुरू करूं, कोशिश करता हूं इसी में बना दूं। अगर इसमें बन के समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक डायग्राम में अलग से भी बना सकता हूं मैं बी कॉम्प्लीमेंट। चलो कोशिश करते हैं। फिर तीन बनेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाओ, फिर बी कॉम्प्लीमेंट बनाओ, फिर आप लिखो कि देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन एरिया, फाइनल ये डायग्राम आ रहा है। या तो तीन बनेंगे या फिर पूरा ही एक बनेगा। तो एक बार कोशिश करते हैं एक में, है ना।
तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अलावा सब। अब आपकी नजर देखो, ये बी की जो बाउंड्री दिख रही है, बी की बाउंड्री के अलावा बाकी जो सब कुछ है उस पे होनी चाहिए। तो उसके अलावा जो चीज है उसको मैं ऐसे रेड धारियों से मार्क कर देता हूं, बी के अलावा। फोकस करो, बी के अलावा। दिखाई दिया क्या? दिखाई दिया क्या? उसी डायग्राम में बनाने की मैंने कोशिश करी। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, जिसमें धारियां ऐसी वाली है। ठीक है। अब जो हरी धारियां हैं और जो लाल धारियां हैं, इनका क्या करना है? क्या करना है इनका? इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? अरे, मतलब इन दोनों को ऐड। इंटरसेक्शन का मतलब, ए डैश में बी डैश को इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब बताओ आप। कॉमन एरिया। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एरिया, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें हरी धारियां भी हैं और लाल धारियां भी हैं? तो चेक करो, ऐसा कौन सा एरिया दिख रहा है आपको इसमें जिसमें हरी धारियां भी है, लाल धारियां? केवल और केवल जिसमें हरी धारियां भी हैं और लाल धारियां भी हैं। हाँ, इन दोनों सर्किल के अलावा जो ये बाहर का एरिया दिख रहा है, इस एरिया में देखो, इसमें हरी धारियां भी दिख रही हैं, लाल धारियां भी दिख रही है। इस बी के अंदर चला गया तो केवल हरी धारियां हैं, लाल धारियां नहीं है। इस ए के अंदर चला गया तो केवल लाल धारियां हैं, हरी धारियां नहीं है। आपको तो दोनों धारियां चाहिए, तो दोनों धारियां। कहा कोई भी नहीं आ रही तो नहीं आ रही, कोई भी नहीं आ रही तो नहीं आ रही। चलो, वही बात हो गई कि सेम डायग्राम में आपकी नहीं बैठ पा रहा है। छोड़ो, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट था, राइट? ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट था। आ जाओ बी कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। ए बी, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं बी के अलावा बाकी सारा एरिया मार्क कर देता हूँ, राइट? तो उसको मैं अ, 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 ये लो, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, बी के अलावा बाकी सारा एरिया मार्क कर दूंगा। बी के अलावा बाकी सारा दिख रहा है। अब इन दोनों को ऐसे मर्ज करने की कोशिश करो, ये कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का कॉमन एरिया चाहिए, यानी ऐसी लाइनें भी चाहिए, ऐसी। देखो ये बीच वाला जो एरिया है, इंटरसेक्शन वाला एरिया, ना तो उसमें काउंट हुआ ना ही इसमें काउंट हुआ, तो ये तो काउंट करना ही नहीं है। आपको एरिया कौन सा काउंट करना है? जो उधर भी है इधर भी है। तो वो उधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो काउंट नहीं होगा। इसमें इसके अंदर ये ए का खाली एरिया काउंट नहीं है, इसके अंदर ये बी का खाली एरिया काउंट नहीं है, और इंटरसेक्शन तो दोनों में ही काउंट नहीं है। दैट मीन्स ए का खाली एरिया, बी का खाली एरिया और इंटरसेक्शनल एरिया तीनों ही काउंट नहीं होंगे, और बचा हुआ एरिया, बाहर का एरिया क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। तो इन दोनों को मर्ज करके अगर एक अपन सिंगल डायग्राम बनाए, तो वो का वही डायग्राम बनेगा जो इधर बना हुआ है ए यूनियन बी का, वो का वही डायग्राम बनने वाला है, जिसके अंदर ए और बी के अलावा बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। ए और बी के अलावा ये बाहर का एरिया, ए और बी के अलावा ये बाहर का जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहूंगा कि दिस इज ए डैश इंटरसेक्शन बी। आया क्या समझ? ठीक है। तो अगेन वही बात, अगर सेकेंड वाला डायरेक्ट बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फर्स्ट वाले की कॉपी है। मतलब डी मॉर्गन लॉ से अपन डायग्रामेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। कोई कहता है कि डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, तो ऐसा करेंगे। भाई इसका फाइनल डायग्राम, उसका फाइनल डायग्राम सेम बना है। इसमें भी कौन सा डिजायर्ड एरिया मिला मुझे? डॉटेड वाला एरिया। डॉटेड वाला एरिया मतलब ये बाहर का एरिया। इसमें भी डिजायर्ड एरिया, यही बाहर का एरिया मिल रहा है, तो एरिया सेम मिल रहा है, दैट मीन्स ये दोनों सेम। ठीक है। अब थर्ड वाला अगेन थोड़ा आसान लगेगा, फोर्थ वाला सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है। थर्ड वाले में क्या कह रहा है? इंटरसेक्शन के अलावा बाकी सारा एरिया ले लो। ये तो काफी आसान लगेगा आपको, है ना? इंटरसेक्शन के अलावा बाकी सारा एरिया ले लो, बनाओ आराम से। ए, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे ये भी यूनिवर्सल सेट था, ये भी यूनिवर्सल सेट।
ए बी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन करना है। ए और बी का इंटरसेक्शन वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, केवल ये है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये तो है मेरा ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया, लाइक दिस। या सीधी लाइनें खींचिए तो सीधी लाइन खींच लाइक दिस, ये इंटरसेक्शन बी है। लेकिन आपको थोड़ा ना इंटरसेक्शन बी चाहिए, आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन बी का डैश। क्या चाहिए, डैश। डैश का मतलब क्या होता है, इसके अलावा। तो ये जो लाइन खींची ना मैंने, इसके अलावा इमेजिन करो जो भी एरिया बच रहा है वही मेरा डिजायर्ड एरिया होगा, तो उसको डॉटेड फॉर्म से डिनोट करा दो या तो, ठीक है। तो लेटर से ए यूनियन बी को मैं डिनोट करा देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश को मैं डिनोट करा देता हूँ डॉटेड फॉर्म से। तो इस धारियों के अलावा जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है सबको डॉटेड फॉर्म से डिनोट करा दो, वही आपका डिजायर्ड एरिया है, ठीक है। बाकी सारा यही आपका डिजायर्ड, इजी था ये तो भाई। इंटरसेक्शन के अलावा बाकी सब कुछ, केवल बीच वाला जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ। अब फोर्थ वाला डायग्राम एग्जैक्टली थर्ड वाले डायग्राम से मैच करना चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर बनता है आपसे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप थर्ड वाला डायग्राम भी चेप के आ सकते हैं, ऐसा कैसा बना के छोड़ के आ सकते हो यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होता है, ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। फिर आप ये वाला डायग्राम बना दो, वो ऑटोमेटिकली ये वाला डायग्राम बनेगा, और ये वाला डायग्राम यही था, ठीक है। चलो एक बार के लिए अपने आप को मौका देंगे और ट्राई करेंगे कि विदाउट यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ जो है मैं बनाता हूँ, उल्टा मैं डी मॉर्गन्स लॉ को मेरे डायग्राम से प्रूव करके दिखाऊंगा कि देखो सेम है। क्योंकि एग्जाम में रेयर चांसेस हैं, बट आया है एक दो बार कि प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम, प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की मदद से भी इसको प्रूव करना आना चाहिए, ठीक है। ओके आ जाओ। तो ए डैश बनाना है, बी डैश बनाना है, तो ए डैश बनाओ पहले तसल्ली से, फिर बी डैश बनाओ, और फिर उनका यूनियन करो। यूनियन करने का मतलब है इसका भी एरिया लो, इसका भी एरिया लो, दोनों का एरिया लेना, ऐड करना। यूनियन करने का मतलब सेट्स में क्या होता है, दोनों की चीजों को ऐड करना, ठीक है। चलो आ जाओ, कोशिश करो एक ही डायग्राम में बना पाए। चलो थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, और एक में ही बनाएंगे अब की 12 में। दिस इज द यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, सेट बी। चलो जी ए डैश कर दूं पहले मैं, तो जैसे पिछले क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में किया था हमने, ए डैश को तो अपन डिनोट करा देते हैं इस टाइप की धारियों से, राइट साइड राइटवर्ड फेसिंग। ए डैश को करना, ए डैश का मतलब क्या समझते हो बेटा, ए को छोड़ के बाकी सब, तो बाकी सब ये सब कुछ है ए के अलावा। मुझे बताओ इंटरसेक्शन में भी आएगा क्या ये एरिया, नहीं आएगा, क्योंकि वो इंटरसेक्शन भी तो ए में है, और ए के अलावा चाहिए आपको। ये तो हो गया ए डैश, ये लो मैं डिनोट भी करा देता हूँ नीचे, ये है हमारा ए डैश, जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा, ठीक है। अब बी डैश अगेन पहले की तरह क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा बना रहा हूं, ऐसा इस टाइप की धारियां लिख देता हूँ, लेफ्टवर्ड फेसिंग वाली धारियां। बी के अलावा बाकी सबको मार्क करना है, वैसे मुझे बी के अलावा बाकी सबको ऐसे मार्क करना है, लाइक दिस। बी के अलावा, देखो पहले समझो आराम से, बी के अलावा, ये सब बी के अलावा है, ये सब बी के अलावा, समझ आया, ठीक है। और ले लो, ठीक। अब जो ये वाली धारियां हैं और ये वाली धारियां हैं, इन दोनों को एरिया को कंबाइन करना है। दोनों एरिया चाहिए, यूनियन चाहिए,
यूनियन मतलब तेरा भी नहीं छोड़ूंगा, तेरा भी हड़प लूंगा एरिया और तेरा भी एरिया हड़प लूंगा। यानी जिसमें ग्रीन दारियां वो एरिया भी आपका डिजायर्ड एरिया है, जिसमें रेड दारियां हैं वो एरिया भी डिजायर्ड एरिया है। अगर ऐसा करते कुछ कॉमन पार्ट आता है तो वो कॉमन पार्ट भी आपका एरिया है। तो आप ध्यान से देखो, दोनों का एरिया जब मैं हड़पने जाऊंगा तो बीच का जो ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, इसके अलावा सारा हिस्सा मेरे पाती में आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है। तो फाइनली जो मैं है ए डैश यूनियन बी डैश को ऐसे ही डिनोट करा सकता हूं जैसा थर्ड क्वेश्चन में डिनोटेड है, कि बीच के पोर्शन को छोड़ के, बीच के पोर्शन को छोड़ के और बाकी सारा पोर्शन, मतलब इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को छोड़। ठीक है, क्लियर है? सो ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा मेरा फाइनली, इसको ऐसे करके डिनोट करा सकते हैं कि ये ए पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है। अब इसमें केवल ये बीच वाला पोर्शन छूट रहा है ना, तो कोशिश करो कि बीच वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा बनाओ, क्योंकि छोटा सा बनाएंगे ना तो वो दिखाई नहीं देगा कि ये छूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये भी काउंटेड है, पूरा ही काउंटेड है। ठीक है, अभी तो थोड़ा स्पेस की कमी है। ये सारी स्ट्रेटेजी अपने को, ये सारे क्वेश्चन बेटा अपने आप करके देखने हैं और कोई तरीका नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट कि सारी चीजें नई है, और नई चीजों को अगर आप खुद से नहीं करके देखोगे तो कभी, आपको मैंने कहा कि बेटा आपको बाइक चलानी आती है, अब कार चला के कार चलाना सीखो। तो अब नई चीज है आपके लिए कार चलाना। आप केवल ड्राइवर सीट के बगल में बैठ के वॉच कर रहे हो तो वॉच करने से गाड़ी चलानी नहीं आएगी। हाँ बेसिक समझ में आएंगे, अभी बेसिक समझ रहे हो आप, लेकिन जब तक आप खुद उठ के नहीं बैठोगे तब तक नहीं आएगी। हो सकता है एक दो बार ठोक दो गाड़ी को, हो सकता है अभी एक दो बार फेल हो आप, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, यार हो ही नहीं रहा, क्या आ गया ये, क्या नई चीज आ गई, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। टाइम तो देना ही पड़ेगा बेटा, विदाउट गिविंग टाइम यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद द न्यू थिंग्स। और सारी चीजें नहीं है, अभी तो पहला टॉपिक आया है, अभी तो भरमार आएगी नई चीजों की। ठीक है। अब एक बार अगर उसमें कूद गए हो समुद्र में, साइंस मैथ्स के समुद्र में, तो अब तो पछाटे खाने, अब थोड़ा ना रुकना है, या तो फिर अभी बाहर आ जाओ। एक बार नहीं अपन कूदते हैं यार, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं दिस इज नॉट माई थिंग, मेरे बस की बात नहीं, बाहर ही आ गए। एक बार कूद गए और सोच लिया तो अब तो पछाटे खाने जोरदार वाले। ठीक है। तो अभी भी वो चीज डिसीजन अभी ले लेना, फिर बाद में मत करना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, वाकई में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बच्चे क्या 3-4 चैप्टर 5-6 चैप्टर मतलब पूरा मिड सेशन निकाल लेते हैं, कहते हैं सर मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो क्या कॉमर्स ले रहा हूँ। अरे भाई अब क्या कर रहा है तू तेरी जिंदगी के साथ? अब आधा साल तो साइंस साइंस पढ़ लिया, अब आधा साइंस, कई तो बायोलॉजी ले लेते हैं मैथ्स छोड़ के। अब बायोलॉजी कौन सी आसान होगी? आसान कोई, तो किसी को थ्योरी मुश्किल लगती हो तो, अब जैसे मेरे जैसे इंसान को तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट देखते ही नहीं भाता है। तो अब पर्सन टू पर्सन वेरी होती है ना चीजें। मेरे को तो सारे सब्जेक्ट से प्रैक्टिकली अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल मुझे कुछ भी करवा लो तुम, थ्योरी मत पढ़ाओ बस मुझे, मेरे को तो तभी मेरी मैथ्स अच्छी है, क्योंकि मैथ्स इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये चीज है। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, आने के चांसेस जिसको कहेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 6 वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर सारे ट्राइंगल्स ले लो, वो तो है आपका यूनिवर्सल सेट। यानी कि आप कौन से शोरूम में घुसे हो, यूनिवर्सल सेट मतलब जिस शोरूम में आप घुसे हो अपनी डिजायर्ड चीज लेने के लिए, आप कौन से शोरूम में घुसे हो, ट्राइंगल्स के शोरूम में घुसे हो, वहां पे ट्राइंगल ही ट्राइंगल पड़े हुए, इधर इक्विलेटरल ट्राइंगल पड़ा हुआ है, यहाँ आइसोसेलेस पड़ा हुआ है, यहाँ स्केलिन पड़ा हुआ है, यहाँ एक्यूट एंगल पड़ा हुआ है, राइट एंगल पड़ा हुआ है, बहुत सारे ट्राइंगल्स ही ट्राइंगल्स पड़े हुए। अब उसमें से ए एक सेट है जिसके अंदर वो ट्राइंगल्स हैं जिसके अंदर विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब बस लैंग्वेज का ही खेल होता है, उसी में उलझा देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग है, मतलब 60 डिग्री नहीं है, 60 के अलावा 59 हो जाए, 58 कुछ भी हो जाए, कम से कम एक है, दो भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एंगल तो डिफरेंट है। तो उसका उल्टा क्या होगा कि कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। भाई मैंने कहा कम से कम एक एंगल तो यार 60 डिग्री से डिफरेंट देना तू मुझे। मैंने शोरूम वाले मालिक से कहा कि भैया एक ऐसा ट्रायंगल दिखा जिसके अंदर कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। अब उसका उल्टा वो क्या करेगा, वो जानबूझ के ऐसा ट्रायंगल दिखाएगा जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री। इक्विलेट हाँ, इक्विलेटरल खोल के छोड़ के वो सारे दिखा देगा, लेकिन आपको तो ए डैश चाहिए ना, यानी आपको इक्विलेटरल चाहिए, क्योंकि ए वो सेट है जिसमें वो काम हो रहा है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, उसका उल्टा सेट। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अपन
फर्दर अप्रोच से चलें तो अपन केसेस बनाने पे आए तो देखो पहला केस अगर अपन ये बनाए कि नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है, दैट मीन सारा एंगल 60 डिग्री से ही है, ठीक है ना। तो इसका जो केस बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, समझ आया। ये पहला केस बन गया भाई, इसमें एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं है, सारे 60 है। अब एक एंगल 60 से अलग करो, फिर दो एंगल 60 से अलग करो, फिर तीन एंगल। तो जब मैं वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री वाला केस बनाने गया, वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री वाला केस बनाने गया, तो बेटा ऐसा केस आप बना ही नहीं सकते। आप कैसा एक ट्राइंगल बना सकते हो जिसमें एग्जैक्टली एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, एग्जैक्टली एक एंगल, बाकी दो एंगल 60-60 हो, तो वन एंगल का केस बनेगा ही नहीं, सीधे ही टू एंगल का केस बनेगा, सीधे ही किस एंगल का केस बनेगा, टू एंगल का केस बनेगा। तो ये मैंने कोशिश करी बट ये केस में नहीं बना पाया। चलो वन के बाद अगला नंबर आता है टू एंगल्स, तो वन एंगल की जगह अगर मैं अगर टू एंगल्स, हाँ ये जरूर बना सकता हूँ मैं, टू एंगल्स इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री जरूर बन सकता है, राइट। मतलब दो एंगल तो 60 डिग्री के से अलग और एक एंगल 60 डिग्री हो, लेटर से ये एंगल 60 डिग्री हो गया और बचा कितना 120, 120 में कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लो, जैसे कि ये तो ले लो 70 और ये ले लो 50। आप देखो दो एंगल जो 60 डिग्री से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, एक एंगल 60 डिग्री के, ये केस बन गया। वन एंगल का तो बन ही नहीं सकता। और आखिरी क्या होगा, तीसरा केस क्या होगा कि तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट, ये केस जरूर बन सकता है। थ्री एंगल्स, भाई 0 1 2 3 ऐसे तो सीक्वेंस में चलेंगे, जीरो वाला केस है वो नो एंगल, फिर वन वाला बना नहीं पाए, फिर टू एंगल और लास्ट में थ्री एंगल्स, तो थ्री एंगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो अब तीनों एंगल आपके 60 डिग्री से डिफरेंट होने चाहिए, तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि ले लेता हूं मैं इसको 55, इसको मैं ले लेता हूं लेटर से 45, 55 45 कितने हो गए, 60 40 100, तो ये हो जाएगा 80। तो ये लो सर, तीनों एंगल मैंने 60 डिग्री से डिफरेंट कर दी, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं। अब आपको क्या चाहिए, ये तो सारा यूनिवर्सल सेट है, ये तो पूरा शोरूम है जिसमें इस टाइप के ट्राइंगल्स हैं, इस टाइप के ट्राइंगल्स हैं और इस टाइप के ट्राइंगल्स हैं, और चौथे टाइप के ट्राइंगल्स बन ही नहीं सकते जिस लैंग्वेज की वो बात कर रहा है। अब आपको चाहिए, ये तो है पूरा यूनिवर्सल सेट, दिस इज कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। वैसे सेट फॉर्म में लिखते हैं, अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया हमने। दिस इज कंप्लीट यूनिवर्सल सेट, यस और नो, दिस इज माय कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। अब आपको ए सेट के अंदर क्या दे रखा है उसने, ए सेट के अंदर दे रखा है एटलीस्ट वन एंगल। एटलीस्ट का मतलब पता है क्या होता है, मैंने कहा ना एटलीस्ट वन, तो वो वन तो चाहिए, उससे ज्यादा भी चाहिए। और एक एटलीस्ट के आगे एक वर्ड आता है एटमोस्ट, एटमोस्ट में वो चाहिए, और वो तो चाहिए ही चाहिए, जो चीज वो एग्जैक्टली कह रहा है वो तो चाहिए, एग्जैक्टली उससे कम वाले भी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट में उससे ज्यादा वाले भी चाहिए। तो एटलीस्ट वन का मतलब है कि वन तो चाहिए, वन के बाद टू भी चाहिए और टू के बाद थ्री भी चाहिए, और थ्री से ज्यादा एंगल वैसे ही नहीं होते। यानी एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री वो वाला केस चाहिए आपको, दो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री वो भी चाहिए, थ्री। अब एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री तो केस ही नहीं बना, नहीं बन पाया ना। कौन कौन सा बना, टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री एंड थ्री एंगल, यानी ए सेट के अंदर ये दोनों केस शामिल हैं, यस और नो। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बचा हुआ एक केस ये हो जाएगा, बात खत्म, सारे सारे इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं क्या दूंगा, सेट ए जो बनेगा, सेट ए जो बनेगा उसमें दो केस काउंट होगा, एक तो टू एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, प्लस तीसरा केस ये बन जाएगा कि थ्री एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60।
ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा सेट ए, ये तो हो गया मेरा सेट ए। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम सब जानते हैं कि u माइनस ए होता है, यानी कि इसमें से ये दो केस हटाना है। तो क्लियरली आई विल गेट नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री वाला केस, एक ही केस बचेगा मेरे पास, नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, सो हेंस वी कैन से दैट, हेंस we can say that a dash या a complement is the set of all equilateral triangles, is the set of, हालांकि आपने पहली लाइन पर आंसर दे दिया था, वो अच्छी बात है, आप समझ पाए, of all, a dash is the set of all equilateral triangles। तो भरमार है बेटा इस एनालिटिकल क्वेश्चंस की। ठीक है, ओके चलें आगे, एक क्वेश्चन और है शायद इसमें, 7th वन, इजी है, चलो देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। आपको कुछ ऐसा भरना है कि सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, फॉल्स कोई भी नहीं होना चाहिए। तो हमने प्रॉपर्टीज में सीखा है कि ए का ए डैश से यूनियन करें, तो सोचो ए कोई भी सेट है और ए डैश उससे बचा हुआ सेट है, तो बचा हुआ भी ले लिया, वो भी ले लिया, दुनिया ही ले ली, ये दुनिया ही ले लिया आपने, तो पूरी दुनिया आपकी हो गई। ठीक है, सेकंड में अब पहले थर्ड वाला करो, पहले थर्ड वाला करो। ए सेट जो है कोई भी एक सेट है और ए डैश उसका बचा हुआ सेट है, इनका कॉमन पार्ट चाहिए, तो कॉमन पार्ट हो गया नहीं, दोनों डिसजॉइंट है भाई, ए और ए डैश दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, तो इसका कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं निकलता, तो क्या हो जाएगा फाइव। अब इधर आओ, अब ध्यान से समझना, देखो बेटा जो फाइव डैश होता है, मैंने आपको बताया फाइव डैश, फाइव का डैश यू होता है, फाइव का डैश यू होता है, सिमिलरली यू का डैश फाइव होता है, फाइव का डैश यू होता है और यू का डैश क्या होता है, फाइव होता है। अब आपको यू के साथ ए का इंटरसेक्शन करना है और यहाँ पे फाइव के साथ ए का इंटरसेक्शन, जब आप इंटरसेक्शन करते हो हमेशा छोटा सेट आंसर निकलता है, तो यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट और ए सेट कोई भी उसके अंदर का सेट, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा सेट क्या निकल के आएगा, ए आंसर। और फाइव तो एम्प्टी सेट है और ए कोई भी सेट है, तो ऑब्वियसली अब की बार छोटा सेट कौन सा होगा, फाइव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइव आंसर। चारों को मैच करो। सही है, ठीक है, हो गया टॉपिक कवर्ड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, थोड़ा अच्छा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था, प्रैक्टिकल टॉपिक था। अब बात आती है कि सर ये सारी चीजें काम कहाँ आती हैं, तो कल क्या है टॉपिक, नाम पढ़ो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के ऊपर जो आप यूनियन करवा देते हो, इंटरसेक्शन करा देते हो, कॉम्प्लीमेंट करा देते हो, माइनस करा देते हो, इसकी क्या प्रैक्टिकल, इनकी एक्चुअल प्रैक्टिस कहाँ पर है, एप्लीकेशन कहाँ पर है। जैसे अपन ने 10th में पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री, अगला टॉपिक क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अभी सेट्स पढ़ा तो सेट्स का अगला टॉपिक क्या गया, एप्लीकेशन। हर एक टॉपिक पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन आएगा, तो कल एक ही एक्सरसाइज है हमारी एप्लीकेशन की, उसको कल अपन स्टार्ट करें। हाँ 1.6 कोशिश करेंगे कल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड